के फॉल्ट फाइंडिंग के टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम एसी के जो अलग अलग फॉल्ट्स होते हैं उस फॉल्ट को डिस्चार्ज प्रेशर, सक्शन प्रेशर, सुपरहीट और एम्पियर से कैसे फाइंड आउट करते हैं ये सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है सिस्टम ओवरचार्ज। सिस्टम ओवरचार्ज मतलब मशीन में हमने रेफ्रिजरेंट अगर ज्यादा भर दिया तो उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टम ओवरचार्ज। जब भी हम सिस्टम में रेफ्रिजरेंट यानी गैस को ज्यादा भरते हैं तब क्या होता है, डिस्चार्ज प्रेशर जो है वो नॉर्मल से बढ़ जाता है। फिर आगे दिया एसपी मतलब सक्शन प्रेशर। मशीन का जो सक्शन प्रेशर है वो भी नॉर्मल से बढ़ जाता है क्योंकि हमने रेफ्रिजरेंट ज्यादा भर दिया ना। तो रेफ्रिजरेंट जब ज्यादा भरते तो डिस्चार्ज प्रेशर भी बढ़ता है, साथ में सक्शन प्रेशर भी नॉर्मल से ज्यादा होता है। फिर आगे बात की है सुपरहीट की। सुपरहीट को कैसे जानते हैं? सुपरहीट मतलब जो सक्शन लाइन होती है ना उसका जो टेम्परेचर होता है उससे हम सुपरहीट का अंदाजा लगा सकते हैं। तो जब सुपरहीट यहाँ पे दी घटती है, जब भी सुपरहीट घटती है तो क्या होता है, जो सक्शन लाइन होती है उसके ऊपर स्वेटिंग यानी पानी जमा हो जाता है। या कई बार सुपरहीट जरूरत से और भी घट गई, जरूरत से ज्यादा घट गई, तो ऐसे वक्त में जो सक्शन लाइन होती है उसके ऊपर बर्फ जमा हो सकती है, या फिर कंप्रेसर का जो डोम होता है ऊपर का उसके ऊपर पानी जमा होगा यानी स्वेटिंग जमा होगा, या फिर कई बार बर्फ भी जमा हो सकती है जब सुपरहीटिंग लिमिट से ज्यादा घट जाती है तब। और फाइनली क्या हो जाता है, एम्पियर जो है वो एम्पियर यहाँ पे बढ़ता है। तो आप अगर करंट कंजम्पशन देखोगे तो नॉर्मल जो भी उसका करंट कंजम्पशन होगा उससे नॉर्मल से करंट कंजम्पशन यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो याद रखिए जब भी सिस्टम में हम रेफ्रिजरेंट ज्यादा भरेंगे तो क्या क्या होगा, डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ेगा नॉर्मल से, सक्शन प्रेशर भी नॉर्मल से ज्यादा होगा, सुपर हीट क्या होगी इसकी कम हो जाएगी। क्यों कम होगी? क्योंकि जो रेफ्रिजरेंट है वो ज्यादा भर दिया, अब रेफ्रिजरेंट उबल नहीं रहा है। ओके, उबल नहीं रहा तो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, जिसकी वजह से उसका जो टेम्परेचर है कम हो रहा है, और टेम्परेचर कम होने की वजह से सक्शन लाइन के ऊपर पानी जमा होगा या बर्फ जमा हो सकता है, या फिर जो कंप्रेसर का जो डोम होता है जहाँ पे सक्शन लाइन अटैच होती है वहां पे पानी जमा होगा जिसको हम स्वेटिंग कहते हैं, या फिर वहां पे बर्फ जमा होगी और करंट कंजम्पशन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा करंट कंजम्पशन? क्योंकि कंप्रेसर को ज्यादा गैस कंप्रेस करना पड़ता है, क्योंकि हमने रेफ्रिजरेंट अगर ज्यादा भर दिया तो कंप्रेसर के ऊपर का लोड बढ़ गया, लोड बढ़ गया तो कंप्रेसर अब ज्यादा रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस कर रहा है, रेफ्रिजरेंट अगर वो ज्यादा कंप्रेस कर रहा है तो काम ज्यादा कर रहा है, और कंप्रेसर अगर काम ज्यादा कर रहा है तो करंट भी क्या होगा, वो ज्यादा कंज्यूम करेगा। तो इस तरीके से डिस्चार्ज प्रेशर, सक्शन प्रेशर, सुपरहीट और एम्पियर को देख के हम पता लगा सकते हैं सिस्टम में रेफ्रिजरेंट ज्यादा है या कम है। तो इस केस में अगर आपको ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं तो समझ जाओ कि सिस्टम में रेफ्रिजरेंट ज्यादा हो गया है। नेक्स्ट फॉल्ट है वो है सिस्टम अंडरचार्ज। सिस्टम अंडरचार्ज मतलब जो एसी होता है या जो मशीन होती है उस मशीन में अगर हम कम गैस भरते हैं तो उसको हम कहते हैं सिस्टम अंडरचार्ज। तो सिस्टम अंडरचार्ज के जो सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, वो ओवरचार्ज से उल्टे होते हैं। मतलब ओवरचार्ज में अगर डिस्चार्ज प्रेशर ज्यादा है तो अंडरचार्ज में कम हो रहा है, ओवरचार्ज में सक्शन प्रेशर ज्यादा है तो यहाँ पे अंडरचार्ज में सक्शन प्रेशर कम है, ओवरचार्ज में सुपरहीट अगर कम है तो अंडरचार्ज में सुपरहीट ज्यादा है, ओवरचार्ज में अगर एम्पियर ज्यादा है तो अंडरचार्ज में कम है। तो उसके उल्टे सिम्टम्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। अब फिर से हम देखेंगे अंडरचार्ज सिस्टम में डिस्चार्ज प्रेशर नॉर्मल से कम होगा। क्यों कम होगा? हमने गैस ही कम भर दी, गैस कम भर दी तो डिस्चार्ज प्रेशर कम हो गया। सक्शन प्रेशर भी कम होगा, फिर से वही रीजन, गैस कम है तो सक्शन प्रेशर भी कम ही होगा। सुपरहीट, सुपरहीट यानी सक्शन लाइन का टेम्परेचर। अब हमने रेफ्रिजरेंट जो है जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम भर दिया। रेफ्रिजरेंट अगर हमने कम भर दिया है, मतलब सिस्टम अगर अंडरचार्ज है, तो जो भी रेफ्रिजरेंट है उसका टेम्परेचर वहां पे बढ़ेगा, वो उबलेगा और उसका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, और इसलिए यहाँ पे लिखा है सुपरहीट यहाँ पे क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके, सुपरहीट मतलब सक्शन लाइन का टेम्परेचर, और सक्शन लाइन का टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा होगा। और आगे जाके क्या दिया है, एम्प्स यहाँ पे कम बताया। क्यों कम बताया? क्योंकि हमने रेफ्रिजरेंट कम भर दिया। रेफ्रिजरेंट अगर कम भर दिया तो कंप्रेसर के लिए अब इतना काम नहीं है, कंप्रेसर को ज्यादा काम नहीं करना है क्योंकि गैस अवेलेबल नहीं है। तो कंप्रेसर अगर कम काम करेगा तो करंट भी कम लेगा, और इसके लिए सिस्टम अंडरचार्ज की केस में एम्पियर्स कम होते हैं। सिस्टम जो अंडरचार्ज होती है उस अंडरचार्ज सिस्टम को पहचानने का और एक तरीका है। एक तरीका तो यहाँ पे दिया है कि सक्शन प्रेशर कम हो गया, डिस्चार्ज प्रेशर कम हो गया, सुपरहीट बढ़ गई या एम्प्स कम हो गए। एक तरीका होता है सिस्टम अंडरचार्ज को आइडेंटिफाई करने का। या फिर कई बार क्या होता है, टेक्नीशियन सही गैस भर देता है, मतलब टेक्नीशियन ने जब रेफ्रिजरेंट चार्ज किया तब वो सही क्वांटिटी में था, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो टेक्नीशियन रेफ्रिजरेंट चार्ज करते हैं आई थिंक वो प्रेशर गेज यूज करते होंगे, सक्शन प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर, इन सारे प्रेशर को देख के रेफ्रिजरेंट को चार्ज करते होंगे, या फिर अच्छी तरीके में तो बाय वेट चार्ज करते हैं, तो वहां पे एक्यूरेट चार्जिंग होती है। तो कई बार जाके आगे जाके क्या हो जाता है, सिस्टम लीकेज हो जाती है सिस्टम में, और लीकेज होने की वजह से सिस्टम अंडरचार्ज फॉल्ट आ जाता है। तो उसको आइडेंटिफाई करना है तो सिंपल तरीका है, आपको मॉनिटर करना है सारे सिस्टम के जो भी जॉइंट्स है उसको देखना है, जहां पे भी ऑयल के ट्रेसेस आपको दिखते हैं। अब जहां पे भी आपको ऑयल नजर आता है तो समझ जाने का कि वहां पे लीकेज है, क्योंकि जहां पे भी लीकेज होता है वहां से रेफ्रिजरेंट बाहर आता है, और रेफ्रिजरेंट के साथ में ऑलवेज थोड़ा ना थोड़ा ऑयल बाहर निकल के आता है। तो जहां पे भी आपको ऑयल हाथ में लग जाए तो वहां पे लीकेज है समझने का,
और लीकेज की वजह से गैस कम हो जाती है और तब जाके सिस्टम अंडर चार्ज ये फॉल्ट क्रिएट हो जाता है। तो आप कहीं पे अगर ऐसे ऐसे सिम्टम्स से लक्षण अगर नजर आए तो आपको एक बार सिस्टम को देखना जरूरी है, ऑयल ट्रेसेस को देखना जरूरी है और ऑयल ट्रेस को देख के आप लीकेज का आइडिया वहां पे लगा सकते हो। और फिर सिस्टम अगर अंडर चार्ज है तो लीक को फिर से आपको ठीक करना होगा, फिर प्रॉपर वैक्यूमिंग करनी होगी और फिर प्रॉपर चार्जिंग वहां पे करनी होगी। अगला जो फॉल्ट है दैट इज कैपिलरी ट्यूब पार्शियल ब्लॉक, मतलब कैपिलरी ट्यूब या एक्सपांशन डिवाइस जो है उसमें कुछ तो अटका हुआ है, इट इज पार्शियल मतलब थोड़ा सा ब्लॉक हो गया है। ज्यादा करके एक कब होता है जब सिस्टम में मॉइस्चर रह जाता है ना, तो मॉइस्चर कैपिलरी को ब्लॉक कर देता है, मतलब पानी जो रहता है हल्का सा पानी रह गया, अगर प्रॉपर वैक्यूमिंग नहीं किया हुआ है या फिर रेफरेंट प्रॉपर नहीं है तो उसमें मॉइस्चर रह जाता है और मॉइस्चर कैपिलरी में कहीं पे तो अटक जाता है या एक्सपांशन वॉल में अटक जाता है। इसकी वजह से कैपिलरी पार्शियल ब्लॉक हो सकती है या फिर सिस्टम में भी कुछ इंप्योरिटीज होती है, इंप्योरिटीज की वजह से भी कैपिलरी ब्लॉक हो सकती है। तो कैपिलरी जब ब्लॉक होती है तो उसके जो लक्षण है वो अंडर चार्ज और कैपिलरी ब्लॉक के लक्षण एक जैसी है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों में भी डिस्चार्ज प्रेशर कम हो जाता है, सक्शन प्रेशर भी कम हो जाता है, सुपर हीट दोनों केस में बढ़ जाती है और एम्पियर दोनों केस में कम हो जाते हैं। तो फिर से एक बार पहले से देखेंगे, कैपिलरी ब्लॉक होने पे डिस्चार्ज प्रेशर नॉर्मल से घट गया, सक्शन प्रेशर नॉर्मल से घट गया। अब कैपिलरी ब्लॉक है तो डिस्चार्ज प्रेशर भी घटेगा, सक्शन प्रेशर क्यों घटेगा, क्योंकि कैपिलरी ब्लॉक है तो रेफरेंट कम जा रहा है इवापोरेटर में, तो सक्शन प्रेशर ऑब्वियसली यहाँ पे कम होगा। सुपर हीट भी यहाँ पे क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि इवापोरेटर में रेफ्रिजरेंट है वो कम जा रहा है। इवापोरेटर में अगर रेफ्रिजरेंट कम जा रहा है तो रेफ्रिजरेंट जो भी जा रहा है वो ज्यादा गर्म हो जाएगा और गर्म हो जाएगा, इसके लिए सुपर हीट यहाँ पे बढ़ेगी और यहाँ पे एम्पियर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि रेफ्रिजरेंट जो इवापोरेटर में कम आ रहा है तो कंप्रेसर के सक्शन में कम रेफ्रिजरेंट जा रहा है तो कंप्रेसर अब क्या करेगा, कम कंप्रेशन करेगा, इसकी वजह से यहाँ पे जो एम्प्स है उसके या करंट जो है यहाँ पे घट जाएगा। अब दोनों में फर्क क्या होगा, सिस्टम अंडर चार्ज और कैपिलरी ब्लॉक में। जब भी कैपिलरी ब्लॉक होती है तो आप अगर उसके स्ट्रेनर को देखोगे, ड्रायर को या स्ट्रेनर को, तो ठंडा हो जाएगा। अगर ड्रायर और स्ट्रेनर ठंडा है इसका मतलब आप डेफिनेटली बोल सकते हो इसकी कैपिलरी जो है वो ब्लॉक है। और सिस्टम जब अंडर चार्ज होती है तो उस केस में ऐसा नहीं होता, सिस्टम अंडर चार्ज के केस में आपका ड्रायर इतना ठंडा नहीं होगा, लेकिन कैपिलरी जब पार्शियल ब्लॉक होती है तो ऐसे वक्त में आपका जो ड्रायर है या फिर स्ट्रेनर है वो ठंडा हो जाएगा। तो इस तरीके से कैपिलरी ब्लॉक को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगला जो फॉल्ट है वो है लेस एयर फ्लो ऑन इवापोरेटर कॉइल, मतलब इवापोरेटर कॉइल के ऊपर जो हवा का बहाव है वो कम हो रहा है। ओके, तो इसके जो लक्षण है इन्होंने दिया है, जब हवा का बहाव फ्लो कम हो जाता है तो डिस्चार्ज प्रेशर घट जाता है, सक्शन प्रेशर भी घट जाता है, सुपर हीट भी घट जाती है और एम्पियर भी घट जाता है। अब पहले क्या करना है, आपको ये सारी चीजें अगर वहां पे दिख गई, मतलब डिस्चार्ज प्रेशर घट गया, सक्शन प्रेशर घट गया, सुपर हीट कम हो गई, एम्पियर कम हो गए, तो एक बार कंफर्म करना है। कंफर्म कैसे करना है, जब भी इवापोरेटर के ऊपर हवा का फ्लो कम होता है तो एक तो फिल्टर ब्लॉक होगा, तो फिल्टर को चेक करो, फिल्टर में धूल जमी है क्या। कई बार फिल्टर साफ होगा लेकिन इवापोरेटर कॉइल के अंदर डस्ट जमा होगी, उसके कारण भी एयर फ्लो कम हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है, ये जो फैन होते हैं ना वो फैन कई बार स्लो घूमते हैं, मतलब फैन को अगर प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं है तभी भी ब्लोअर आपका स्लो घूमेगा। या फिर फैन का कैपेसिटर वीक हो जाता है, फैन कैपेसिटर वीक है तभी भी ब्लोअर स्लो घूमता है। या उसके आगे जाके कभी कभी ब्लोअर की जो वेन्स होते हैं, ब्लोअर की जो ब्लेड्स होते हैं जिसको हम वैन कहते हैं, उस वैन के ऊपर पूरी डस्ट जमा हो जाती है, तो उसके वजह से ब्लोअर जो है कम हवा को सक करता है और कम हवा को फेंकता है और इसके वजह से भी क्या हो सकता है, इवापोरेटर का जो हवा का फ्लो है वो कम हो सकता है। तो अगर एक बार आपको ये सिम्टम्स दिखाई दिए, मतलब डिस्चार्ज प्रेशर कम हो गया, सक्शन प्रेशर भी कम हो गया, सुपर हीट भी कम हो गई और एम्पियर भी कम हो गए, तो आपको क्रॉस चेक करना है, फिल्टर्स को देख के, इवापोरेटर कॉइल को देखना है, ब्लोअर को देखना है, फैन मोटर का लुब्रिकेशन चेक करना है और कैपेसिटर भी देखना है और फिर जाके आप क्या कर सकते हो, उसके हिसाब से आप फॉल्ट को डिसाइड कर सकते हो। तो अगर आपको ये फॉल्ट नजर आए तो डेफिनेटली आपको इसमें से कुछ ना कुछ एक चीज मिलेगी, तो उसको आपको रेक्टिफाई करना है, जैसे फिल्टर क्लीन करो, कॉइल को क्लीन करो या फिर कैपेसिटर रिप्लेस करो, ब्लोअर को क्लीन करो, फैन मोटर को लुब्रिकेशन करो और ये सब करने के बाद में ये प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगला जो फॉल्ट है दैट इज लेस एयर फ्लो ऑन कंडेंसर एंड डर्टी कंडेंसर, दोनों के भी सिम्टम्स सेम होते हैं, दोनों के भी लक्षण एक जैसे होते हैं। तो बेसिकली इन्होंने क्या दिया है, लेस एयर फ्लो ऑन कंडेंसर, कंडेंसर के ऊपर हवा का बहाव अगर कम होता है या फिर कंडेंसर अगर गंदा होता है तो क्या क्या लक्षण होंगे उसके, डिस्चार्ज प्रेशर दोनों केसेस में हाई हो जाएगा, सक्शन प्रेशर भी हाई हो जाएगा, सुपर हीट दोनों केस में हाई हो जाएगी और एम्पियर भी दोनों केस में बढ़ जाएगा। क्यों होगा उसका मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ, उसका रीजन मैं बताता हूँ। कंडेंसर के ऊपर हवा का फ्लो कम है, कोई भी वजह हो, कंडेंसर में धूल अगर जमा हो गई तो अभी क्या होगा, वहां पे हवा का फ्लो नहीं हो रहा है, तो अब कंडेंसर की जो गर्मी है बाहर नहीं निकल रही है, क्योंकि फैन नहीं चल रहा है ना, फैन तो चल रहा है लेकिन हवा का फ्लो नहीं हो रहा है किसी भी वजह से। ओके, तो अगर कंडेंसर के ऊपर हवा का फ्लो कम
जा रहा है तो कंडेंसर में जो रेफ्रिजरेंट है उसकी गर्मी बाहर नहीं निकल रही है। गर्मी बाहर नहीं निकलेगी तो कंडेंसर का टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। इसके लिए डिस्चार्ज प्रेशर यहाँ पे हाई हो गया। अब जो रेफ्रिजरेंट जा रहा है वो रेफ्रिजरेंट कंडेंसर से जाएगा एक्सपांशन डिवाइस में, और एक्सपांशन डिवाइस से जाएगा इवापोरेटर में। इवापोरेटर में जो रेफ्रिजरेंट जा रहा है वो ऑलरेडी वेपर कंडीशन में जा रहा है, तो वेपर का जो प्रेशर होगा ऑब्वियसली ज्यादा होगा लिक्विड से, तो यहाँ पे सक्शन प्रेशर भी क्या हो गया, बढ़ जाएगा। सुपर हीट बढ़ेगी क्योंकि रेफ्रिजरेंट जो है पहले से ही वेपर फॉर्म में जा रहा है, प्रॉपरली कंडेंस नहीं हो रहा है, वेपर फॉर्म में जा रहा है, तो रेफ्रिजरेंट जो भी गर्मी है इवापोरेटर की इसको एब्जॉर्ब करके और सुपर हीटेड हो जाएगा, और इसके लिए दोनों भी केस में सुपर हीटिंग बढ़ जाएगी। और फाइनली करंट कंजम्पशन यहाँ पे बढ़ेगा क्योंकि कंडेंसर प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है, तो कंडेंसर का प्रेशर बढ़ रहा है। ओके, कंडेंसर का प्रेशर नॉर्मली मान लो 400 psig है। ओके, 400 psig कंडेंसर का प्रेशर है, लेकिन कंडेंसर अगर ठंडा नहीं हो रहा है तो इट विल इंक्रीज, वो और ज्यादा हो जाएगा, और 400 की जगह पे 450 या 500 psi हो जाएगा। अब ये जो कंडेंसर का प्रेशर बढ़ा है तो उसको कंप्रेस करने के लिए, रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करने के लिए कंप्रेसर को और ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो कंप्रेसर पहले 400 psig तक गैस को कंप्रेस करता था, अब उसको क्या करना पड़ेगा, 500 psig तक करना पड़ेगा। तो रेफ्रिजरेंट को ज्यादा कंप्रेस करना पड़ेगा, प्रेशर उसका बढ़ाना पड़ेगा, तो उसका करंट कंजम्पशन भी यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो अगर जो कंडेंसर्स होते हैं, कंडेंसर के ऊपर एयर फ्लो नहीं होता है तो क्या क्या होगा, डिस्चार्ज प्रेशर ज्यादा होगा, सक्शन प्रेशर भी ज्यादा होगा, सुपर हीटिंग भी ज्यादा होगी, और एम्पियर भी ज्यादा होगा। अब जब ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको कंडेंसर को चेक करना है कि एयर फ्लो क्यों कम है। तो एक तो पंखा चलता नहीं होगा, तो आप जाके चेक करो पंखा मतलब मोटर सही है कि नहीं। कई बार मोटर सही होती है, लुब्रिकेशन नहीं होता, या फिर कई बार कैपेसिटर वीक हो जाते हैं, तो कैपेसिटर वीक होगी तो पंखा चलेगा लेकिन स्लो चलेगा, जिसकी वजह से एयर फ्लो कम हो सकता है। कई बार क्या होता है, कंडेंसर डर्टी होता है, कंडेंसर के ऊपर धूल जमा होती है, तो इसके वजह से एयर फ्लो कम हो जाता है। उसके अलावा कभी कभी क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन होता है, मतलब कंडेंसर की जो गर्म हवा वो जाने के लिए जगह नहीं होती आगे, तो वही हवा घूम के आती है, जिसके वजह से भी ऐसा कुछ हो सकता है। एयर फ्लो तो प्रॉपर होता है लेकिन गर्म हवा आने की वजह से कंडेंसेशन प्रॉपर नहीं होता, और कंडेंसेशन प्रॉपर नहीं होगा तभी भी जाके इस तरीके के जो लक्षण है वो दिखाई देते हैं। तो आपको कभी भी जब ये सारी चीजें दिखाई दे, डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ गया, सक्शन प्रेशर बढ़ गया, सुपर हीट बढ़ गई और उसका एम्पियर बढ़ गया, तो डेफिनेटली आपको जाना है कंडेंसर के पास में, और कंडेंसर के पास में जाके एयर फ्लो से रिलेटेड कुछ तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं मैंने बताया, फैन नहीं घूम रहा है, या फिर कैपेसिटर वीक है, या फिर कंडेंसर है उसमें धूल जमा है जिसकी वजह से एयर फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा है, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन है, हवा को जाने के लिए जगह नहीं है, वही हवा घूम के वापस कंडेंसर के में आ रही है गर्म हवा जब वापस घूम के आएगी तो कंडेंसेशन प्रॉपर नहीं होगा, और फिर ये सारे लक्षण जो है वो आपको वहां पे दिखाई देंगे। तो आप अगर इसको सॉल्व करते हो, कंडेंसर से एयर सर्कुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो आपका ये जो प्रॉब्लम है वहां पे सॉर्ट आउट हो जाएगा। एयर कंडीशनिंग से जुड़े हुए जो आगे के फॉल्ट्स हैं उसको हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।